प्रिय विद्यार्थियों, संधि की मैराथन पारी खेलने के पश्चात आइए आज हम समास के बारे में एक सारगर्भित और संक्षिप्त चर्चा को नया आयाम देते हैं। समास टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य में पूछे ही जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को चाहिए कि इस टॉपिक को पूरी शिद्दत और मनोयोग के साथ में श्रवण करते हुए उसको समझा जाए। समास के बारे में मैं संक्षेप में बस इतना कहूँगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से जो एक नया शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समास शब्द का अभिप्राय होता है, अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्तीकरण जो है वो विद्वानों का अधिकार क्षेत्र रहा हुआ है। भाषा में रोचकता, कसावटता और संक्षिप्तता लाने के लिए समास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहरहाल हम आपको समास के आंगन में लिए चलते हैं। समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों में आज हम 3 भेदों पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। समास में भिन्न भिन्न व्याकरणाचार्यों ने अपने हिसाब से परिभाषाएं निश्चित और निर्धारित की हैं। उन परिभाषाओं की दहलीज पर, उन परिभाषाओं की चौखट पर खड़े होकर के एक नवांकुर विद्यार्थी जब समास समझने का प्रयास करता है तो वह नाना प्रकार के पसोपेश और उलझन से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे में हमने प्रयास किया है कि एक नवजात विद्यार्थी बहुत कम समय में समास पर अपनी महारत हासिल कर सकें। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ सूत्रात्मक पहलुओं पर बात करते हुए हम समास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अविभाव समास। इस समास के अंतर्गत जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अब मैं यहाँ इस शब्द पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अव्यय शब्द का अभिप्राय क्या होता है, क्योंकि जब तक अव्यय समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस समास के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। और लगभग हर एक व्याकरण की पुस्तक में आपको यही पढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और इस परिभाषा के बेस पर हम इस समास को समझ नहीं सकते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला भेद विकारी, दूसरा भेद अविकारी। अविकारी को व्याकरणिक भाषा में अव्यय कहते हैं, जिसके 5 भेद हैं। अव्यय के 5 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक। ये 5 भेद होते हैं। अव्यय शब्द से अभिप्राय ये होता है कि जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं। वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाते हैं। फिर भी हमने अपने हिसाब से 2 छोटे छोटे सूत्र आपके हितार्थ प्रस्तुत किए हैं। अविभाव समास का पहला सूत्र यह है कि उपसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, दिन के आगे। हम यहाँ पर प्रति देख रहे हैं, प्रति उपसर्ग हुआ। जीवन के आगे आ लग गया, आजीवन बना। हर्ष के आगे स लगा, स उपसर्ग हुआ। और डर के आगे नी लगा। तो इस प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग आपको जहाँ भी दिखाई पड़े, आप बगैर किसी सोच विचार के उस सामासिक पद को अविभाव समास के दायरे में ले जा सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखें कि जो विशेषण वाले उपसर्ग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में आपसे करेंगे। दूसरा सूत्र इसमें आता है समान शब्दों की पुनरावृत्ति। वर्ड रिपीटेशन जहाँ दिखाई पड़े आपको वहाँ पर अविभाव समास की घोषणा कर दी जाए। जैसे साफ साफ, धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़। साफ साफ मतलब बिल्कुल स्पष्ट। प्रिय विद्यार्थियों, इन दो सूत्रों के आधार पर हम इस समास के लगभग समस्त उदाहरणों को हल करने में सरलता और सहजता का अनुभव कर पाएंगे। तत्पश्चात द्विगु समास के अंतर्गत, जो कि दूसरा समास है, इस समास के अंतर्गत हम देखेंगे कि पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है एवं उत्तर पद अन्य होता है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, ये व्याकरणिक भाषा है प्रथम पद, और द्वितीय पद को व्याकरणिक भाषा में उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर के जो एक तीसरा पद बनता है उसको समास की भाषा में समस्त पद कहा जाता है। तो पूर्व पद संख्यावाची, वाची से तात्पर्य होता है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, मतलब पहला जो शब्द होगा वो किसी न किसी संख्या की ओर इंगित कर रहा होगा। दूसरा जो है पद, उत्तर पद, वो कोई अन्य शब्द होना चाहिए, विशेष्य के रूप में होना चाहिए। व्याकरण की जटिलताओं में मैं आपको न ले जाकर एकदम सरलतम ढंग से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इस उदाहरणों की श्रृंखला में जब हम पहला उदाहरण देखते हैं तो आप देखेंगे कि दू जो शब्द है वो दो का प्रतीक है, दो पहियों का समूह या समाहार। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं ती का अभिप्राय होता है तीन महीनों का समूह। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं चौराहा, जिसमें पहला शब्द जो आया वो चौ प्रतीक है चार का। और अठन्नी में हम देखेंगे अठ मतलब आठ आनों का समूह। इस समास के अंतर्गत जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में इन दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, समूह या समाहार। तो जहाँ भी हमको पहला शब्द संख्या के रूप में दृष्टिगत हो रहा हो वहाँ आँख मूंद करके हमें द्विगु समास की घोषणा करनी है। इस समास के अंतर्गत कुछ कॉन्ट्रास्ट वाले उदाहरण भी हैं जिस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण में ये आ जाए, क्वेश्चन में ये आ जाए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में दो प्रकार के समासों का उल्लेख देखने को मिलता है। संख्या पर बल देंगे तब तो द्विगु के अंतर्गत आ जाएगा, और जब अन्य अर्थ की तरफ हम ले जाएंगे तो चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तब तो द्विगु हो गया। और चार भुजाएं हैं जिसके, उस सूरत में, उस विग्रह में फिर बहुब्री समास हो जाता है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये अगर क्वेश्चन के रूप में आता है परीक्षा में तो विद्यार्थी दोनों में से किस विकल्प का चयन करें। पहली बात तो ये कि दोनों विकल्प मिलेंगे नहीं, आपको द्विगु या बहुब्री दोनों में से एक ही मिलेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की जिद होती है कि अगर दोनों विकल्प मिल जाएं तो ऐसी सूरत हाल में हम इनमें से किस विकल्प का चयन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप दोनों विकल्प ही देखना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में प्रश्न का स्वरूप जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। इस सामासिक पद का जो प्रयोग है वो फिर एक वाक्य के रूप में आएगा, उसने चतुर्भुज सही नहीं बनाया, उस वाक्य के अंतर्गत द्विगु समास होगा। और मैं चतुर्भुज रूप की उपासना करता हूँ तो वहाँ बहुब्री समास होगा। तो वाक्य में आने से फिर उसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन केवल शब्द आता है तो फिर दोनों में से किसी एक विकल्प प्रश्न पत्र में मिलेगा और दोनों विकल्प वाक्य के रूप में प्रयोग होने पर ही प्राप्त होंगे। एक उदाहरण और
देखने को मिलता है, जैसे त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र में हम देखेंगे कि ये द्विगु समास की परिभाषा की कसौटी पर खड़ा उतरता है। पहले त्रि संख्यावाची, दूसरा अन्य आ गया, तो त्रि का मतलब तीन, नेत्र मतलब आँखें। अब यहाँ पर विग्रह के दौरान हम तीन आँखों का समूह नहीं कर सकते। तीन आँखें हैं जिसके एक अन्य अर्थ की घोषणा हो रही है, एक अन्य अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है। ऐसी सूरत में ये उदाहरण जो द्विगु समास जैसा आभासित जरूर होता है, लेकिन जाएगा यह बहुब्री समास के अंतर्गत ही। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रास्ट हैं। द्विगु समास में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस सामासिक पद में संख्या पर बल दिया जा रहा है, केवल संख्या पर बल दिया जा रहा है, वहाँ पर द्विगु समास की ही घोषणा करेंगे। और जहाँ संख्या के साथ अन्य अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है, वहाँ बहुब्री समास ही सर्वमान्य उत्तर होगा। इसी श्रृंखला में द्विगु समास के पश्चात जब हम द्वंद्व समास की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व शब्द का मीनिंग होता है, अभिप्राय होता है संघर्ष। संघर्ष दो विपरीत परिस्थितियों में होता है। तो इस समास में जो भी उदाहरण मिलेंगे वो विपरीतार्थक वाले होंगे। मतलब किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं विलोम शब्द आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक विपरीत नहीं होगा तब तक द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व का मूलतः स्वभाव यही है कि उसमें संघर्ष होगा। परिभाषा के लिहाज से जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों समान रूप से इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इसमें भी एक सूत्र आता है कि जहाँ पर हमें विलोम शब्द का प्रयोग दिख जाता है। विलोम शब्द का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, बहुत विराट है। ऐसे में एक सूत्र और देखने को मिलता है जिसमें विद्यार्थियों के लिए लाभ रहेगा। दो शब्दों के मध्य जब और दो शब्दों के मध्य और एवं आदि का प्रयोग, तो विलोम शब्द का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। ऐसे में विद्यार्थी पता नहीं कर पाता, क्योंकि रूप, रंग, आकार, प्रकार, लिंग, वचन, गुण, दोष इत्यादि के आधार पर भी विलोम शब्द होते हैं। उन विशेषण तक विद्यार्थी की अगर नज़र नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे में दूसरा जो सूत्र है, दो शब्दों के मध्य और अथवा एवं शब्द की जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन विलोम शब्द वाले जो उदाहरण हैं वो बेहद सरल हैं। शुभाशुभ, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो शुभ और अशुभ विलोम शब्द आ गया। एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ अशुभ। गुणावगुण, गुण और अवगुण। लाभ हानि, लाभ और हानि। दिन रात, दिन और रात। लेकिन जैसे उदाहरण आ गया खेत खलियान, नाक कान, लोटा डोरी, ये जो उदाहरण हैं, इसमें इन उदाहरणों में और का प्रयोग होता है। खेत खलियान, खेत वह स्थान जहाँ पर अन्न पैदा होता है, और खलियान वह स्थान जहाँ पर पैदा हुआ उपजा हुआ अन्न सुरक्षित रखा जाता है। तो दो शब्दों के मध्य में और अथवा एवं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास की घोषणा की जाएगी। नाक कान, नाक और कान, एक सूंघने की क्रिया करता है और दूसरा सुनने की क्रिया करता है। को क्रियात्मक दृष्टि से भिन्नता होने के कारण, विपरीत होने के कारण वहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि फल फूल। फल खाद्य है और फूल अखाद्य है। तो यहाँ इन दोनों
समासिक पदों के मध्य में विग्रह के दौरान और अथवा एवं का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ भी द्वंद्व समास की घोषणा होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 समास आज हमने समझे। पुनः मैं संक्षेप में दोहरा देता हूँ। पहला समास जो अविभाव समास है उसमें हमको उपसर्ग का प्रयोग देखना है। तत्पश्चात समान शब्दों की आवृत्ति अगर हो रही है तो वहाँ पर हम अविभाव समास की घोषणा करेंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्या पर जहाँ पर प्रधानता होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो। इसमें एक चीज़ मैं आपको और उल्लेख करवाना चाहूँगा कि पटवारी या एसआई का कोई एग्ज़ाम था, उसके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पूछा गया था कि 21 में कौन सा समास है। अब 21 का जब हम विग्रह करेंगे तो 1 और 20 होगा। तो यहाँ पर भी हम विलोम देखेंगे। 21 शब्द में भी विलोम शब्द आ रहा है। पहले आया पूर्व पद में 1, उत्तर पद में 20, तो 1 इकाई है और 20 गणित की दृष्टि से दहाई है। इकाई का विलोम हुआ दहाई। और अगर ये इकाई दहाई भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें तीसरा जो फार्मूला है कि और एवं तथा का प्रयोग हो रहा है तो 1 और 20। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूरा पद संख्यात्मक वाला शब्द होता है वो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। तो संख्या को लेकर के विद्यार्थी थोड़ा गफलत में पड़ जाता है कि पहला पद संख्या का है और पूरा पद संख्या का है। पहला पद संख्या का है तब तो द्विगु के अंतर्गत आएगा, और पूरा शब्द अगर संख्या का है। 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे 56, इसमें भी अगर विग्रह करेंगे तो 6 और 50, एक तरफ इकाई दूसरी तरफ दहाई। 24 का विग्रह हो जाएगा 4 और 20, एक तरफ इकाई और दूसरी तरफ दहाई। इन उदाहरणों की श्रृंखला में जब विद्यार्थी गुजरता है तो कईयों के मानस में ये प्रश्न उत्पन्न होने लगता है कि फिर 30 में कौन सा शब्द है, 40 में कौन सा शब्द है, 50 में कौन सा शब्द है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि समास के लिए ये अनिवार्यतः शब्द है कि कम से कम 2 शब्दों का मिलन होना जरूरी है। सिंगल वर्ड में कभी भी समास नहीं होता है। तो 30, 40, 50 ये वर्ड सिंगल वर्ड है, इसमें किसी दूसरे शब्द का समावेश नहीं हो रहा है। ऐसे में इस शब्दों में किसी प्रकार के कोई समास की संभावना या गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। जैसे ही 30 से 31 की तरफ हम बढ़ेंगे पुनः समास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 39 पर आकर के वह विश्राम लेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा शब्द संख्या का हो तो वहाँ द्वंद्व होता है, और केवल पूर्व पद संख्यावाची हो और अन्य पद अन्य हो तो वहाँ द्विगु समास ही होता है। इस उम्मीद के साथ मैं आज की कक्षा का समापन कर रहा हूँ कि कदाचित यह तीनों समास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल की सभा में हम शेष 3 और समासों पर चर्चा करेंगे। और पुनः मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को अपने साथियों रिश्तेदारों को अधिक से अधिक प्रेषित करते हुए प्रेरित करें ताकि वे इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि ये व्याकरण की जो मंदाकिनी है ये विंग्स एकेडमी के द्वारा घर घर तक पहुंचाने का जो भागीरथी प्रयास किया जा रहा है, क्यों ना इससे हर कोई इस व्याकरण की शुभ सलीला में निमग्न हो, उसे लाभान्वित हो। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ
कि आप अधिकाधिक इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके इन्हीं उत्साहों से हमारी ये कक्षाएं निरंतर और निर्बाध जारी रहेगी। हमारा एक ही मकसद है कि आपके जीवन रूपी आंगन में अब सफलता रूपी शिशु की किलकारी गूंजें। इन्हीं पुनीत उद्देश्यों के साथ मैं आज की कक्षा का भली भांति समापन करता हूँ। पुनः मिलेंगे। शुक्रिया।